हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे के लिए लेके आए हुए हैं और ये पेपर आपके एग्जाम में 100% क्या करेंगे, आपकी तैयारी को धुआंधार तरीके से लेके चलेंगे। तो टेस्ट पेपरों का जो संग्रह है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का पेपर है दूसरा, ठीक है। तो दूसरा पेपर आज हम लोग करेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न बहुत शानदार ही है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है तत्व ए बी और सी डोब्राइनर टायर्स के रूप में व्यवस्थित है। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है और सी का 39 है तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डोब्राइनर के द्वारा जो नियम दिया गया था तो उसमें कहा गया था कि अगर ए, ठीक है, ए बी और सी ये तीन क्या है, तत्व हैं, ठीक है। इन तीन तत्वों को अगर बी का तत्व निकालना हो तो ए प्लस सी बटा 2 करना होगा, ठीक है। यह डोब्राइनर के द्वारा दिया गया नियम था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ए का जो मान दिया है 7 दिया हुआ है प्लस सी का मान दिया है 39, ठीक है, और बटा 2। तो इनको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46/2। मतलब बी की जो संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी 23, ठीक है। तो 23 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ये डोब्राइनर के द्वारा दिया गया नियम था। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड का औसत, फर्स्ट और थर्ड के योग का औसत दूसरे के बराबर होगा, यह त्रिक नियम दिया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डोब्राइनर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डोब्राइनर का जो नियम था हाँ, तो यहाँ पे इसका पहला नियम क्या दिया उन्होंने कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा, ठीक है। तत्वों को, ठीक है, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा, ठीक है, ठीक है। परमाणु तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा। उसके बाद से दूसरी बात इन्होंने बताया, क्या बताया कि त्रिक के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या समान गुण प्रदर्शित करते हैं, समान गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद से तीसरी बात इन्होंने जो त्रिक बनाया, ठीक है, जो टार्ट्स बनाया, टार्ट्स जो बनाए इन्होंने वो क्या दिए, ठीक है, मतलब दिए क्या दिए, ठीक, 3 टार्ट्स बनाए, ठीक है। 3 टार्ट्स में सबसे पहले लिथियम सोडियम, ठीक है, और उसके बाद से क्या था हमारा लिथियम सोडियम, और उसके बाद से तीसरा हम लोग के पास क्या था पोटेशियम, क्या था पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद से जो दूसरा इन्होंने टार्ट्स बनाया वो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, यह इनका दूसरा टार्ट्स था। तीसरा टार्ट्स इनका क्या था क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, ठीक है। ये इनके 3 टार्ट्स बनाए इन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा सा इन 3 टार्ट्सों के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या मतलब कैसे इनका परमाणु क्रमांक परमाणु भार रहता है, ठीक है। तो जो इन्होंने पहला टार्ट्स बनाया तो क्या बनाया था पहला टार्ट्स लिथियम, ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या था 3, सोडियम का 11, ठीक है, और जो पोटेशियम था उसका 19, ठीक है, ये बनाया था। दूसरा क्या बनाया था, दूसरा बनाया था कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20, ठीक, स्ट्रोंशियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या 38, ठीक है, और अगला क्या बनाया था बेरियम, ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक क्या 56, ठीक है। उसके बाद से तीसरा इन्होंने बनाया तो उसका क्या बनाया था क्लोरीन 17, ठीक है, ब्रोमीन 35, ठीक है, और उसके बाद से आयोडीन
53। ठीक है, देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या समझना है इसमें कि ये देखिए पहले वाले जो त्रिक बनाया इन्होंने, पहला जो त्रिक बनाया इसमें 8 क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ते गए। तो देखिए 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19। ये आपको याद हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है लीना, क्या है, लीना की। ठीक है, लीना की। ठीक है, लीना की ये ट्रिक है इसका। जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, इसको याद करने का ये ट्रिक है का सर बा। ठीक, कास और बा। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। इसको याद करने का तरीका है, ये हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये इस तरह से आपको याद हो जाए। अब देखिए इसमें इसको इसके परमाणु क्रमांक को याद क्या किससे करेंगे। देखिए 20 है, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी याद करेंगे, 17 में 18 जोड़ेंगे तो 35, अब 35 में 18 जोड़ेंगे तो 53। ठीक है, इस तरह से ये आपको त्रिक याद रहेंगे। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न में पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी। ठीक है, ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर एंटोइन एल लेवाजियर। कौन है इसके, एंटोइन एल लेवाजियर इसके क्या है, इस प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के नियम एंटोनियो एल लेवाजियर ने दिया था। ठीक है, क्या दिया था, ये नियम इन्होंने दिया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इनको आधुनिक रसायन विज्ञान का, ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये बात इन्होंने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद से ऑक्सीजन नाम इन्होंने ही दिया था। ठीक है, चौथी बात इन्होंने क्या बताया था, हाइड्रोजन नाम भी लेवाजियर के द्वारा दिया गया। उसके बाद से तत्वों को 2 भागों में बांटा। ठीक है, तत्वों को 2 भागों में बांटा। ठीक है, बांटा, पहला धातु और दूसरा अधातु, 2 भागों में बांटा। उसके बाद से एक और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बताए, 6वां नंबर। देखिए ये थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन तो नाम इन्होंने दिया, लेकिन ऑक्सीजन की खोज सीले प्रिस्टले के द्वारा किया गया, सीले व प्रिस्टले के द्वारा खोजा गया। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाम तो लेवासियर ने दिया, लेकिन इसकी खोज किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश, थोड़ा सा यहां पे सही कर लीजिएगा, क्या है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। उसके बाद से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना इन्होंने ही किया। ठीक है, रासायनिक संयोजन के क्या किया, रासायनिक संयोजन
के दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, जिसमें क्या था, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम, नियम क्या था इनका, ठीक है, नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा क्या था, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनियन एल लेवाज़िए के द्वारा दिया गया, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा यह नियम, रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए गए। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, देखते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा। तो देखिए दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉनकेव भी कहते हैं, कॉन्वेक्स भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटी बनती है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, तो ये इस बात को भी लिख लेंगे, हमेशा 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 प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है, हमेशा मतलब प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें उत्तल दर्पण में। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अच्छा सा प्रश्न है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग प्रश्नों को भी देखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑक्सीकरण। थोड़ा ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना या संयोग, ठीक है, संयोग होना, ठीक है, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, जिसमें देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है, ये सभी क्रियाएं हो तो वह तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का वियोग हो, ठीक है, या आप कर सकते हैं कि वैद्युत धनात्मक तत्वों का निकलना, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण का ही रूप कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं, ये तीनों प्रकार से अगर होता है किसी भी अभिक्रिया में किसी के द्वारा, तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बारे में भी आप जान गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसी से रिलेटेड, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों में, ठीक है, खाद्य
पदार्थों खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण क्या कारण है? तो वसा वह, ठीक है, तेलों का ऑक्सीकरण, इसकी वजह से खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आता है। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ को, ठीक है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का क्या तरीका, क्या है? तो बेंजोइक के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। गर्मी में खाना खराब हो जाता है जल्दी, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से इस प्रश्न में इतना ही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? निम्न में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है कौन? एंडोस्पर्म। क्या करता है? एंडोस्पर्म। इसके लिए क्या होता है? एंडोस्पर्म क्या होता है? बढ़ते भ्रूण के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य कौन करता है? एंडोस्पर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, जो अंतिम वेग है वो दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो यम है वो दिया है 22 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो मान दिया हुआ है इसको रख देंगे 1/2 गुणे 22 गुणे ये जो लिखा हुआ है 5, तो इसको 2 बार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इससे इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 11 into 25। ठीक है, यहाँ पे ये इतना है। अब देखिए 11 का मल्टीपल हमें कहीं भी मिले, 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना हो, तो उसका छोटा सा एक ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इन दोनों को फैलाएंगे, मतलब दोनों को दूर ले जाएंगे और फिर दोनों को सटा के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना जूल, क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो 275 जूल इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो गुणा करने का ये आसान सा एक ट्रिक भी था। ठीक है, 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना हो तो इन दोनों को, 2 संख्या अगर होती हैं, इन दोनों संख्याओं को अलग अलग करेंगे, पहले दूर दूर ले जाएंगे, फिर इन दोनों को सटा के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने सटाने का मतलब जोड़ के बीच में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इतना है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या होता है? किनेटिक एनर्जी। क्या होता है? किनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है? mgh। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सूत्र भी है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये हर शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है, इससे रिलेटेड हर शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए, आप पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रो L/A। ये आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। और ये देखिए, ये क्या होता है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। ठीक है, ये L/A है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए, ये लंबाई है। ठीक है, ये क्या है? लंबाई
लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, तो देखिए ये इसके क्या है, समानुपाती है। रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो इसमें देखते हैं अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन जो होता है यह कहां से प्राप्त होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायरॉक्सिन का संश्लेषण कहां होता है, थायराइड ग्रंथि में। थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे थायराइड हार्मोन भी निकलता है। और थायराइड हार्मोन क्या दूसरा नाम क्या होता है, आयोडीन युक्त हार्मोन भी उसे कहा जाता है, आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा क्या, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, क्या मिल गया है, आयोडीन। ठीक है, जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण है ये थायराइड ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसको आयोडीन युक्त हार्मोन भी कहा जाता है, जो आयोडीन से प्राप्त होता है। ठीक है, आयोडीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग पार्श्व विभज्य ऊतक भी कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, पार्श्व विभज्य ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, देखिए एपिकल ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लंबाई में वृद्धि करता है। क्या किसमें वृद्धि करता है, लंबाई में, लंबाई। ठीक है, लंबाई मतलब जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर शीर्ष में और तनों में। ठीक है, जमीन के ऊपर तनों में वृद्धि करता है और जमीन के नीचे जड़ के तनों में जड़ में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम का ये काम है। अब देखिए ये जो होता है, ये जो इंटरक्लेरी, इसको हम लोग इंटरक्लेरी को अंतर्वेशी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम। ठीक है, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। क्या होता है, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, ठीक है, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक ये होता है। ये क्या होता है, सेम टू सेम एपिकल मेरिस्टेम की तरह होता है। ये भी किसमें वृद्धि करता है, लंबाई में करता है। ये किसमें करता है, ये भी वास्तव में ये क्या है, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक की तरह ही ये भी कार्य करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो मेरिस्टेम होता है यह पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है और जड़ और तनों के घेरा में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि ये क्या करता है, पौधे के, ठीक है, पौधे के मोटाई में, ठीक है, मोटाई में वृद्धि करता है, पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। तो कह रहा है यही जो लेटरल मेरिस्टेम में तने या जड़ का घेरा में भी वृद्धि करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये इसका करेक्ट। इसी को लेटरल में शीर्षस्थ विभज्य ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए छूटा हुआ है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। क्या है ऑप्शन, वो देखिए ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे सी हमारा क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। ठीक है, ऑप्शन सी सोडियम। अब यहाँ पे
यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है। तो सोडियम धातु क्या होती है, संग्रहित होती है। ठीक है, मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, और जो होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इन सभी के प्रतीक को देख लेते हैं। सोडियम Na, ठीक है, सोना Au, औरम भी इसका पुराना नाम है। तांबा है, ये क्या है, तांबा, तांबा को Cu, ठीक है, प्लेटिनम को Pt, ठीक है, प्लेटिनम को Pt। ये है सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि ये देखिए अति क्रियाशील धातुओं में आता है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा क्रियाशीलता तो नहीं होती है, पोटेशियम का होता है, लेकिन ये सोडियम को क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये प्रज्वलित हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन से ये क्रिया करता है, वायुमंडल में आता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है और पोटेशियम को पानी में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पे सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छोटा सा है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, बराबर केल्विन। ठीक है, ये तरीका है हमको करने का। तो ये कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पे बदलना है। तो देखिए हमको क्या करना रहेगा, दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, 273 के तापमान में जोड़ेंगे, मतलब दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बस हमको ये बात समझ में आ गया कि 273 जोड़ा जाएगा। ठीक है, सेल्सियस से, ठीक है, सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन तापमान में बदलने के लिए प्राप्त हो जाएगा, केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, 273 जोड़ने पे, ठीक है, न कि घटाने पर। अगर केल्विन में दिया रहा है, ठीक है, केल्विन में, तो केल्विन में से 273 घटा देंगे तो हमें डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं कहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 273 जोड़ने पे क्या होगा, 273 जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, केल्विन प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि 2 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल को एक दूसरे वीडियो में लेके आएंगे सभी को। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं